हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू साइकोलॉजी। इजी नोट्स की हेल्प से आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आ चुके हैं सेकंड पेपर पर, यानी एमपीसी 002 जिसका कोड है लाइफ स्पेन साइकोलॉजी, जिसका टाइटल है। और इजी नोट्स की हेल्प से अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू कर देती हूँ इस बुक के बारे में, जो आपका सेकंड पेपर है इसके बारे में, क्योंकि एमपीसी 001 के सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं। टोटल 6 वीडियोस में हमने पूरे एमपीसी 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 5 या 6 से ज्यादा वीडियोस ना रहे। वैसे मैं आपको इंडेक्स की तरफ ले चलती हूँ और दिखा देती हूँ कि जो हमारे टॉपिक हैं वो कितने हैं यहाँ पे। ये जो टॉपिक हैं इसमें आप देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है। इनका एक वीडियो अलग से मैंने बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट वीडियोस का, टॉपिक का मतलब, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वही सारे टॉपिक हैं और हमारे पास अराउंड 29 टॉपिक हैं, जिनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 में कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ छोटे टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पेपर के बारे में बता दूं। ये जो पेपर है इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्किंग थोड़ा सा टाइट होती है। उसका रीजन ये है कि ये पेपर इजी है, जनरल है, और हर बच्चा अगर बहुत कुछ पढ़कर नहीं जा रहा है ना, थोड़ा भी पढ़ के जा रहा है, तो अपने कॉमन सेंसेस एग्जामिनेशन में बहुत कुछ अटेम्प्ट कर सकता है, एक्सेप्ट थ्योरीज। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो वही लिखेंगे जो थ्योरी है, बट जनरल बहुत कुछ है इसमें। अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पूरा लॉन्ग में 10 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है। सेल्फ एस्टीम पे तो अब सेल्फ से रिलेटेड टर्म्स हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे लगा सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो टॉपिक हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट, ये सब जो चीजें आपको नजर आ रही हैं कि इन्फेंसी में कौन कौन से फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड में कौन से सोशल डेवलपमेंट होते हैं, ये वो टॉपिक हैं जो आप जनरली भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक बच्चे को ग्रो होते हुए देखा है, आपने खुद को नोटिस किया था चाइल्डहुड में, तो क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किए थे फिजिकली, इमोशनली, सोशली, ये सब लिखने होते हैं। तो काफी जनरल चीजें इसमें होती हैं। जैसे यहाँ देखिए इस तरीके के ओल्ड एज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये जनरल टॉपिक हो जाता है थोड़ा, मतलब है तो टाइप ऑफ तो उसकी कैटेगराइज्ड है, लेकिन लोग जानते होते हैं। तो ईगो सेंट्रिज्म, तो आप बहुत सारे टॉपिक ऐसे देखेंगे। फैमिली लाइफ साइकिल अप्रोच, बहुत सारे टॉपिक ऐसे देखेंगे जिनको लिखना बहुत ईजी है। यही वजह है कि बच्चे इसमें थोड़ी कहानियां ज्यादा बना के आ जाते हैं, पढ़ते कम है, और फिर प्रॉब्लम होती है। आप अच्छे से पढ़िए, आपको कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स के साथ में वीडियो को कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं शुरू के 6 टॉपिक एटलीस्ट लूंगी, बाकी वीडियो की लेंथ को जरूर नोटिस करते हुए चलूंगी, क्योंकि ओवर हो जाता है तो फिर पढ़ने में दिमाग भी फ्रीज होने लगता है। तो ऐसा भी हम क्यों करेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक जो है काफी पूछा जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 10 मार्कर, 6 मार्कर में, या फिर 3 मार्कर में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसमें आपको करना क्या क्या होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना होगा अगर लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी, ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके अलावा आप इनके बारे डिफरेंसेस भी लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपैरिजन काइंड ऑफ। ठीक है, शुरुआत करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो की कॉन्सेप्ट हैं। जब हम किसी भी ह्यूमन के प्रोग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इन्फेंसी से लेके उनके अडल्टहुड या ओल्ड एज तक, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट चलते रहते हैं। डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, जबकि ग्रोथ एक पॉइंट के बाद आकर डिके की तरफ भी बढ़ने लगती है। ओके, दोनों अक्सर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और दोनों ही फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मैच्योरेशन, कॉग्निटिव सब लेवल पर नजर आते हैं। मतलब ग्रोथ भी हमें उस तरीके से दिखती है, डेवलपमेंट भी दिखता है। स्पेसिफिकली बात करें तो ग्रोथ ज्यादातर किसी चीज को क्वांटिफाई करने का काम करती है। कुछ ग्रो हो रहा है मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम क्वांटिफाई कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, वट एवर यूनिट वी आर यूजिंग, लेकिन हम उसको थोड़ा क्वांटिफाई कर पाते हैं कि इतना कोई चीज ग्रो हो गई है ना। जब आप कहते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है, तो एटलीस्ट आप उसको मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज, ग्रोथ भी ऐसी होती है। तो ग्रोथ ज्यादातर ह्यूमन के केस में हाइट, वेट, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, उसके ऐसे फीचर्स जो कि आप नोटिसेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, तो उन्हें किसी भी स्केल पर आप मेजर कर सकते हैं, वो ग्रोथ कहलाते हैं। इसके ज्यादातर फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करता है। जैसे बोन है हमारी, वो स्ट्रॉन्गर हो रही है, लॉन्गर हो रही है, मसल्स स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। और ये जो ग्रोथ है वो अडल्टहुड तक आते आते एक पॉइंट पर, अपने सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है, फिर ग्रोथ होता है, फिर वो डिके की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे चीजों का। जैसे कि अडल्टहुड के बाद जब पर्सन धीरे धीरे लेटर अडल्टहुड से होते हुए ओल्ड एज की तरफ पहुंचता है, तो उसकी जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, आते तो हैं, फिजिकली चेंजेस तो आते हैं, मगर वो ग्रोथ की तरह से नजर नहीं आते। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी हेयर की लेंथ भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है,
अब हाइट वेट की बात करें, वेट तो नहीं पर हाइट की बात करें तो एक पॉइंट पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है। वेट की बात करें तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो कुछ चीजें फ्लक्चुएट होंगी, कुछ चीजें स्टैग्नेंट भी हो जाएंगी और कुछ चीजें डिके की तरफ भी जाने लगेंगी आफ्टर अडल्टहुड। तो ये हम देखते हैं डेवलपमेंट का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट बताता है किसी भी पर्सन के स्किल का, एबिलिटीज का, उन सारी चीजों का जिन्हें हम क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते बट क्वालिटी के सेंस में जरूर बता सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ पर्सन की मेच्योरिटी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अब आप बताइए कॉन्फिडेंस को आप कौन से रेटिंग स्केल पे नापेंगे कि इतना केजी हो गया या इतना मीटर हो गया, नहीं कर सकते ना। साइकोलॉजिकल स्किल्स जितने भी होते हैं, जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, ये सब टाइम के संग शार्प होती हैं, ये सब डेवलपमेंट में आती हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते बट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी जरूर बता सकते हैं। ओके इसके की फीचर्स होते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, मतलब डेवलपमेंट हमें रिलेशनशिप में भी दिखेगा, मॉरल्स में भी दिखेगा, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज में भी दिखेगा, डिफरेंट फील्ड्स में नजर आएगा, इमोशन की फील्ड में भी नजर आएगा। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कि ग्रोथ हमने एक बात किया था कि अडल्टहुड तक आते आते सीज हो जाती है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग चलता है, डेवलपमेंट थ्रू आउट चलता है। जितना हम उम्र में बढ़ेंगे, जितना हमारा आगे की उम्र जाएगी, एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा, उतनी चीजों में हम सेंसिबल और ज्यादा होते जाते हैं। ये सीक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव है, ये सीक्वेंस में चलता है। मतलब अगर हम मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, तो मेच्योरिटी इस तरह से बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि उम्र बढ़ रही है और मेच्योरिटी डिक्रीज होने लग जाए या ऐसे जाके फ्लक्चुएट होने लग जाए। जैसे मैंने भी वेट के बारे में बात की थी, वेट हमारा फ्लक्चुएट होता है ना, लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पे चीजें जो है वो प्रोग्रेसिव में नजर आती हैं। इसके अलावा ये एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस को भी फॉलो करता है, जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है, प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि एक के बाद होने वाली चीजें जिन्हें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चा जो है पहले हिलना डुलना शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मूवमेंट हल्का हल्का सरकने लगता है, फिर घुटनों के बल चलने लगता है, तो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी चलेगा, है ना। एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का। जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके मोर एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की तरफ हमको लेके जाती हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस की बात करें तो नेचर, स्कोप, टाइम फ्रेम के बेसिस पर इसको डिफाइन किया गया है। नेचर का क्या है, ग्रोथ फिजिकल होती है ज्यादातर, डेवलपमेंटल बोथ फिजिकल और नॉन फिजिकल होता है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल भी होता है। स्कोप की बात करें तो ग्रोथ बॉडी के चेंजेस में नजर आता है, डेवलपमेंट पूरे इंडिविजुअल की एबिलिटीज में नजर आता है। टाइम फ्रेम की बात करें तो ये एक सर्टेन एज तक आके थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इंटर रिलेशनशिप की बात करें तो डिफरेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट होने के बाद भी इंटरकनेक्टेड है। अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ रुक गई है ना। दोनों चीजें साइमल्टेनियस चलती हैं, क्योंकि एक ही ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ही एक्टिविटी में दोनों चीजें देखी जा सकती हैं। जैसे अगर वॉकिंग का एग्जाम्पल लें तो बच्चा वॉक कर रहा है, एक फिजिकल ग्रोथ है उसके अंदर, ये हो रही है, पर इसके संग उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि उसे ये भी समझ है कि मुझे कैसे चलना है ना। अगर बच्चा चल रहा है और वो देख रहा है कि आगे कोई गड्ढा है, तो वो उसमें ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल स्टेप लगता था वो गड्ढे में जाके गिर जाएगा। उसको इतनी समझ आने लगती है धीरे धीरे चलने के साथ साथ कि मुझे किस दिशा में जाना है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं। तो ये डेवलपमेंट भी उसका साथ साथ हो रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं और दोनों एक दूसरे को कहना चाहिए कि कोऑर्डिनेट भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, दोनों का एक साथ एक रिलेशनशिप चलता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ वीडियो, इसको आप देख सकते हैं, ऐसे आप डिफरेंसेस समझ पाएंगे और ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। आपको डीपर और डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप टाइम से काफी पहले इन वीडियोस को देख रहे हैं और आप लास्ट मिनट में नहीं देख रहे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। ओके, लिंक जो है वो आपको इसका सभी का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम बात डेवलप पेपर का ही नाम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है, तो हर तरीके के डेवलपमेंट इसमें आएंगे। जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट की बात आती है तो इसकी कुछ की कंपोनेंट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। वैसे भी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की तरफ लेकर जाता है। इसमें हमारे डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज का भी यूज होता है। इसके की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बच्चा कुछ इन प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड सोडा प्रोसोडी। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या क्या है। सबसे पहले फोनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। ये साउंड सिस्टम होता है लैंग्वेज का, फोनेमिक्स जिससे कहते हैं आप, जिसकी हेल्प से बच्चा डिफरेंशिएट कर पाता है कि किसी भी फोनिक साउंड्स जो होते हैं, जैसे आप बच्चों को ए फॉर एप्पल में समझाते हैं ना, इस तरीके से साउंड्स क्रिएट करना सिखाते हैं, तो वो चीज होती है फोनोलॉजी। ये लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को ये नहीं पता कि जैसे एग्जाम्पल कभी फनी आपने कुछ सुना भी होगा कि बच्चे केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री पढ़ रहा है,
है ना, नहीं पढ़ता है कोई, हमें पता है, लेकिन जस्ट फॉर फन ये यूज कर रहे हैं हम, तो वो क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि कहीं उसने का पढ़ा है, कहीं उसने चा पढ़ा है, इस वजह से उसको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये प्रोड्यूस करना और डिस्टिंग्विश करना डिफरेंट साउंड्स में बहुत जरूरी है, और इसी की हेल्प से बच्चे जो है प्रोनाउंसिएशन को भी पकड़ पाते हैं। मोर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन दे हैव रिलेटेड टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स मॉर्फेम्स व्हिच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग सच एज प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स, किसी भी वर्ड के आगे पीछे जो होते हैं। As children develop, they learn how to use morphemes to modify words to express different meaning. For example, they learn how to form plural nouns. जैसे dog को dogs बना दिया, है ना, या फिर past tense में हमने verb को use करना सीखा, तो बच्चा ये जान जाता है कि कैसे उन words का proper usage होना है based on the situation। ये मॉर्फोलॉजी में आता है। सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स रेफर्स टू द रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर एंड हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म कोहेरेंट स्टेटमेंट। कई बार स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम उसको हिंदी में लिखें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उनका स्पेस जो है वो आपस में बदल जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं। लेकिन जब वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर करना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट को एंड में लगा रहे हैं, है ना। जैसे हमने पूछा कि वो तुम कर क्या रहे थे, तुम, हमने क्वेश्चन इसके कर क्या रहे थे तुम, तो उसे पता है कि भले ही तुम इसमें एंड में आया है बट यही सब्जेक्ट है हमारा, तो वो यही बोलेगा व्हाट वर यू डूइंग, है ना। तो वो क्यों, उसने कहाँ पे उसको कैसे प्लेस करना है उसको मालूम रहेगा, क्योंकि सिंटेक्स की हेल्प से ही होता है, जहाँ पे पर्सन रूल्स भी सीखता है ग्रामेटिकल। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि लैंग्वेज की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। सिमेंटिक्स में मतलब हो जाता है चीजों के डिटेल में चले जाना, और जब डिटेल में कोई पर्सन जाएगा उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा तो जाहिर सी बात है वो उसको एक्सप्लेन भी कर पाएगा। तो यहाँ से लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, जब हम कोर कॉन्सेप्ट ही समझ गए हैं किसी बात का, तो उसका उस बात को एक्सप्लेन करना फिर इजी हो जाता है। तो सिमेंटिक्स में इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। प्रैग्मेटिक्स की बात करें, प्रैग्मेटिक्स सोशल रूल्स होते हैं जो लैंग्वेज को गवर्न करते हैं। आप लास्ट वीडियो में भी जो हम MPC 1 के जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, वहां भी ये सब आप पढ़कर आए हैं, तो इसीलिए मैं क्विकली लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सारी सीरीज के सारे वीडियोस देख के ही चल रहे होंगे, है ना। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म में हम जो भी कॉन्वर्सेशन होता है इंक्लूडिंग टेकिंग टर्न्स, मेकिंग रिक्वेस्ट, इस तरीके की बात करना। जैसे मैंने वहां पे आपको एक एग्जांपल दिया था, कैन यू पास द सॉल्ट, याद होगा आपको, एक वीडियो में बताया था कैन यू पास द सॉल्ट। तो ऐसा नहीं कि वहां चैलेंज कर रहे हैं कि कैन यू पास द सॉल्ट, बट वी आर रिक्वेस्टिंग इट। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो कहाँ हमें फॉर्मल होना है, कहाँ इनफॉर्मल होना है। जैसे बच्चे को टीचर्स पता रहता है कि जब वो क्लास के बाहर से अंदर आते हैं तो पूछते हैं मे आई कम इन, तो वो ये पूछते हैं, जबकि वो अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन और टीचर भी ऐसी कहेगी, उन्हें पता है, बट देयर आर सर्टेन रूल्स जो कि इसमें आते हैं। प्रोसोडी की बात करें, रेफर्स टू द रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न ऑफ स्पीच टू हेल्प कन्वे इमोशन। बात में किस तरह से हमें अपनी टोन का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी बात जो है वो इफेक्टिव हो जाए, लैंग्वेज जो है वो हमारी इंप्रेसिव लगे, है ना। जैसे रेजिंग द पिच एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ क्वेश्चन, या हम भी ऐसा करते हैं इन अ क्लासरूम, आधी बात बोलते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली इसके आगे क्या आधी बात बोलने लगते हैं। जैसे आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर, तो जो बुक में खुला है तो चैप्टर नंबर बच्चे ने बोला 4, उसे पता है, पहले उसे बताया गया कि आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम, चैप्टर नंबर, तो बच्चे ने क्या बोला 4। तो हमारा जो उस पर फोकस जा रहा है वो ये हेल्प कर रहा है बच्चे को उस चीज से कनेक्ट करने में, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी इससे होता है। लैक्सिकन की बात करें, बेसिकली वोकेबलरी से इसका मीनिंग है, इसका मतलब होता है कि हर पर्सन की एक अपनी वोकैब होती है, उसके हिसाब से ही वो लैंग्वेज को फ्रेम करता है। जिन लोगों के पास वोकैब की शॉर्टेज होती है, आप देखेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो फोकस्ड रह जाते हैं इन चीजों पर कि जितना मुझे आता है मुझे उतने की दायरे में बात करनी है। तो लैक्सिकन भी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स वोकैबलरी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प करती है। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या होती है कि जब पर्सन को ये पता होता है कि वो कोई भी लैंग्वेज को यूज कर सकता है इन डिफरेंट वे, rather सिंपली यूजिंग इट फॉर कम्युनिकेशन। तो कैसे लैंग्वेज वर्क करती है, कैसे लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से हम ग्रामेटिकल एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस का मतलब हो गया खुद की लैंग्वेज को कितना इफेक्टिवली हम यूज करके बात कर सकते हैं। जब बच्चे को या पर्सन को अवेयरनेस होती है तो ये भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये टाइम के टाइम होती है, बच्चा जब सीखता है तब। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये इनका मेजर काम होता है। बाकी कंक्लूजन में आप और समराइज कर सकते हैं कि जो पूरी अप्रोच है वो ये इंश्योर करती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक कोई मैकेनिकल प्रोडक्शन नहीं है स्पीच का, बल्कि पूरा प्रॉपर मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है जिसका हम सोशली यूज भी कर सकें, जिसका हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करने में भी यूज कर सकें। आते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की तरफ। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है खुद के बारे में हमारा क्या परसेप्शन है।
सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इस बात की बात है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो होता क्या है कि कोई भी पर्सन अपने बारे में एक व्यू रखता है, सिर्फ अपने ही बारे में बात हो रही है, आप भी अपने बारे में कोई ना कोई व्यू रखते होंगे। आप एज अ पर्सन खुद को कैसा परसीव करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? जनरली कोई न्यूट्रल नहीं कंसीडर करता है, या तो आप अपने को बहुत अच्छा मानते होते हैं या आपके अपने बारे में एक नेगेटिव इमेज भी हो सकती है। इसी को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि हम अपने बारे में जैसा भी व्यू रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्या हम हमेशा पॉजिटिव होते हैं? ऐसा भी नहीं होता है। या हम हमेशा नेगेटिव होते हैं? ये भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे कि आप अपने बारे में किसी एक चीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन किसी दूसरी चीज को लेके आपका उतना अच्छा व्यू नहीं होगा। जैसे आप मान सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज पॉजिटिव, बट यू थिंक यू आर नॉट वेरी गुड एट संस्कृत, तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ संस्कृत, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और हर ह्यूमन के साथ यही होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन सारी दुनिया भर की चीजों में एक्सपर्ट नहीं होता है। तो जिन चीजों में वो बहुत एक्सपर्ट होता है, जिसमें उसकी अच्छी कमांड होती है, वहां पे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस में ही काउंट किया जाता है। न्यूट्रल तब हो सकता है जब हम खुद को किसी चीज पर एवरेज मानते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम इसमें न्यूट्रल है। बट न्यूट्रल का सेंस जीरो से है, यहाँ पे मतलब ये हो गया कि हम फिर कुछ भी नहीं बता पाएंगे अपने बारे में, है ना? एवरेज भी नहीं होगा, मतलब एक इन टर्म्स ऑफ एक तरीके से हम जीरो खुद को दिखाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन किसी भी पर्सन के खुद के बारे में जो बिलीफ है, फीलिंग है, थॉट है, कि वो क्या है, किस तरीके के हैं, वो कहलाते हैं। ये सेल्फ इमेज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेता है, जैसे कि हम खुद को कैसे देखते हैं, अपने बारे में कैसे वैल्यू करते हैं, या अपना हम कैसा बनना चाहते हैं। हर पर्सन की अपने बारे में एक आइडियल इमेज भी होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप एंड फीडबैक फ्रॉम अदर्स। जैसा हमें दूसरों से फीडबैक मिलता है, एक बच्चा जैसे बचपन से ये कहा जाए कि तुम बहुत बुरे हो, या तुम बहुत उसके बारे में नेगेटिव इमेज उसके माइंड में क्रिएट की जाए, तो उस बच्चे का आगे चलकर सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर हमेशा जो है, आप एज अ पेरेंट या एज अ बड़े भाई बहन अगर आप हैं, या एज अ टीचर भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर एनकरेजमेंट डालिए, उन्हें ये फील कराइए दैट वर्दी ऑफ एवरीथिंग, उनको पॉजिटिव ही फील कराइए, क्योंकि वही लॉन्गर रन में उनके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। वैसे अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक छोटा बच्चा भी ये जानता होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट लोअर लेवल पे किसी छोटे बच्चे में हम कैसे देखते हैं। वो ये बता देगा कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, वो जेंडर बेसिस पे आपको बता देगा। वो अपने बारे में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन तो बच्चे की भी होती है। तो कॉन्सेप्ट सब अपने बारे में फॉर्म करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे हम देखते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, या कैसे देखते हैं, हम शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, लोग बताते हैं ना अपने बारे में। तो जो कुछ भी हम अपने बारे में एक परसेप्शन फॉर्म करते हैं खुद का, उसी को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं मुझे बताने की। सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं है, ये इंडिविजुअली जैसे ग्रो करते हैं वैसे चेंज भी होता जाता है। जैसे एक टीन एज में आते आते बच्चे काफी नेगेटिव हो जाते हैं, उनको लगने लगता है कि हम अपनी आइडेंटिटी, हमारी क्या आइडेंटिटी क्राइसिस उस टाइम पर होता है, या वो सेल्फ इमेज को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी फिजिक को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उस समय पे उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है अपने बारे में। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कॉन्फिडेंस आता है, अपनी लाइफ में डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल करते हैं, वो सब चीजें बदल जाती हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम हमारा चेंज भी होता रहता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी ये जाता रहता है। ओके, तो सक्सेस फेलियर्स जो होते हैं हमारे एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में, ये सब हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन या वीकन या चैलेंज करते रहते हैं। टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहती हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ लिख पाएंगे। जितना मैं बता रही हूँ ना, मुझे भी दिल और चाह रहा है बताने का, लेकिन मैं अब थोड़ा सा खुद को ब्रेक लगाती हूँ। आ जाते हैं सेल्फ एस्टीम की तरफ। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है, जो वर्ड है ना एस्टीम, एस्टिमेट, हाउ यू एस्टिमेट योर सेल्फ। ओके, एस्टिमेशन का मतलब ये हो गया, जब हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी तो वो एक ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब ओवरऑल हम कैसा देख रहे हैं खुद को। लेकिन जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो सेल्फ वर्थ या पर्सनल वैल्यू उसमें जुड़ जाती हैं। फर्क है दोनों में, और दोनों का डिफरेंसेस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम क्या होता है? किसी भी पर्सन का अपने बारे में एक वर्थ या पर्सनल वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक वेटेज की बात है। ठीक है, हम खुद को कैसा मानते हैं, अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, कितना अच्छा या बुरा मानते हैं, वो सेल्फ एस्टीम है। इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, कि कैसा मानते हैं, दैट इज हमारा हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर कितना अच्छा या बुरा है, कितना नेगेटिव या पॉजिटिव है। भाई एक अगर हमने कोई चीज नेगेटिव होती है तो बहुत नेगेटिव भी होती है स्केल पे, बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है। 0 से आगे 1 भी पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव है, लेकिन 10 एक स्ट्रॉन्गर वैल्यू है एज कम्पेयर टू 1। तो वही चीज हो गई, जब आप रेटिंग स्केल पे किसी को 0 में से 5 देते हैं, आई एम सो सॉरी, 5 में से 5 देते हैं, मतलब 0 से अगर उसकी बिगिनिंग है, 1 से बिगिनिंग है, तो 1 से 5 में अगर आपने उसको 5 दिया है तो वो भी स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर 3 दिया है
तो वो भी पॉजिटिव ही है एक तरीके से, बट वो एवरेज में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 5 से कम है। खैर ये आप सब जानते हैं, सब बातें नहीं करने वाली मैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सेल्फ एस्टीम का मतलब हो गया, जब हाई सेल्फ एस्टीम होगी तो मतलब पर्सन का पॉजिटिव व्यू होगा अपने बारे में, कॉन्फिडेंट फील करेगा और अपनी एबिलिटीज के बारे में वो बिलीव करेगा, वो ट्रस्ट करेगा खुद पर कि सेल्फ एस्टीम जो है मेरा हाई है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अपना एस्टिमेशन कर पाएगा। ओके, for example, a person with high self-esteem take pride in their work, feel capable of handling challenges, view mistakes and opportunities to grow। जितने भी पॉजिटिव लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, वो सेल्फ एस्टीम पे हाई होते हैं। जो लो सेल्फ एस्टीम वाले होंगे वो किसी भी काम को देखकर आपसे कैसे कहेंगे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, काइंड ऑफ आपको इस तरीके की चीजें बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो लो सेल्फ एस्टीम की वजह से लोग सोशल सिचुएशन में फेल हो जाते हैं या किसी भी चैलेंज को करने से बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं। सेल्फ एस्टीम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मोटिवेशन, बिहेवियर, इमोशनल वेलबींग में। ये टॉपिक आपका उसमें भी आपको मिलता है बहुत ही डीपर में, आपका जो सेकेंड ईयर का है, आपका क्या नाम है इसका, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, वहां पे भी बहुत डिटेल में है ये, ठीक है। सेल्फ एस्टीम एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल वेलबींग बेस्ड कॉन्सेप्ट भी है। क्या क्या चीजें सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकती हैं, यहाँ मैंने आपको जो इतना टॉपिक दिया ना, पैराग्राफ में दिया है, आप चाहे तो इसके पॉइंटर भी बना सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स, पॉइंटर्स भी बना दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी का स्पेस भी थोड़ा यूटिलाइज होगा, आपका आंसर भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लगेगा। लेकिन ये सब काम आप 10 मार्कर में करिएगा, कहीं जो 3 मार्कर वाले में मत करने लग जाइएगा, वो बेकार हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 10 मार्कर में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मैं बार बार प्रेजेंटेशन बहुत फोकस करती हूँ और जल्दी ही मैं आपको ये भी चीज एक्सप्लेन करूंगी कि आपने आंसर को कैसे इफेक्टिवली बनाना है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे एज सैंपल और उन आंसर्स में मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से अपने आंसर को अच्छे से स्मार्टली बना सकते हैं, ठीक है ना। जब इतनी मेहनत हो ही रही है तो काम थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। चलिए, तो सेल्फ एस्टीम के बारे में आप लिख सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम हाई होती है तो क्या क्या चीजें होती हैं। आपको पता है सेल्फ एस्टीम हाई होने पे क्या क्या होता है, लो होने पे क्या क्या होता है, क्या क्या हमें चीजें नजर आती है किसी पर्सन के अंदर, तो वो सब चीजें लिखिएगा आराम से बढ़िया करके और बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं हम इस टॉपिक को हमने खत्म कर दिया, कंपैरिजन बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। इससे पहले कि मैं इस कंपैरिजन पे आऊं, मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा रही हूँ। ये वीडियो है सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम के बारे में डिफरेंशिएशन का, और जिसमें ये काफी पुराना वीडियो है वैसे तो, लेकिन आप देखेंगे, मुझे इग्नोर करके अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही बारीकी से दोनों के एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। मैं आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा वीडियोस भी यहाँ पे कहती हूँ देखने के लिए, जिससे कि वो रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो मेरे चैनल पे कहाँ पर होगा, ये मुझे खुद पता है कि वो कहाँ पर होगा और आपके लिए क्या जरूरी है। तो मैं वो चीजें मेंशन करती रहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियोस में जाके जरूर देखते होंगे, है ना। देखिएगा, ये वाला तो जरूर देखिएगा, मेरे ख्याल से 5 मिनट का वीडियो भी नहीं है, आपको मजा आएगा और फिर ये टॉपिक आपका आगे भी काम आएगा। सेल्फ एस्टीम और कॉन्सेप्ट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन के बेसिस पे करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑल आइडिया ऑफ अ पर्सन। सेल्फ एस्टीम क्या है, ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन, इवेल्युएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो ही सेल्फ एस्टीम कहलाता है। ये तो समझ लिया था, यही समझते हुए आ रहे हैं। फोकस पे आते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्राइब करता है कि हम कैसे हैं, है ना, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये हमें डिस्क्राइब करता है। ये इवेल्युएटिव है, जजमेंटल वैल्यू पे चला जाता है, भाई है तो कितने हैं, यानी इसका एक्सटेंशन है ये एक तरीके से, ये जहां तक है उसके आगे की बात ये करता है। ओके, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, बाकी वो वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने मेंशन किया। स्कोप की बात करें, सेल्फ कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है और डिफरेंट सेल्फ व्यूज को इंक्लूड करके ये एक बनता है। ओके, सेल्फ एस्टीम क्या है, ये थोड़ा नैरो है, क्योंकि ये प्राइमरली किस पे फोकस करता है, इवैल्यूएशन पे फोकस करता है, कि मतलब अगर मैं ये काम कर पा रहा हूँ तब तो मेरा सेल्फ एस्टीम इसमें हाई है और ये ही, इससे ही मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। एक चीज और समझ लीजिए, जिस तरीके से मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट में बताया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रखते हैं, वैसे ही सेल्फ एस्टीम में भी होता है। ये भी हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सेल्फ एस्टीम रखते हैं। जैसे किसी काम को मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी तो मेरा सेल्फ एस्टीम उसमें हाई होगा। मैं टीचिंग में अपना सेल्फ एस्टीम आपको हाई बोल सकती हूँ, साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन में हाई बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ और ऐसा काम पकड़ा देंगे, मे बी आई डोंट नो, कुछ भी फिलहाल सोच लीजिए आप ही मुझे क्या काम देंगे जो मेरे डिफिकल्ट हो जाए, तो वहां मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। स्टेबिलिटी पे आते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, आइडेंटिटी, बहुत सारी चीजों को एक्यूमुलेट करता है। सेल्फ एस्टीम थोड़ा फ्लूइड है, क्योंकि ये हमारे डेली एक्सपीरियंसेस, सक्सेसेस और फेलियर से मिलकर बनता है, कि क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन फीडबैक और लाइफ इवेंट्स। एक पर्सन जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, अगर उसको कोई ऐसा कुछ ऐसे सिचुएशंस की लाइफ में आ जाए, लोग उसको थोड़ा डिमोटिवेट करने लग जाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस
डाउन होने लगेगा। यहाँ से मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, पढ़ाई के बीच में एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बात भी हो जाएगी। एक स्टूडेंट थी, जो जब वो ग्रेजुएशन में थी, तो उसके साथ ये होता था कि उसकी जो टीचर थी वो उसे कई बार कई जगहों पे ह्यूमिलिएट करती थी। तो उसको बार-बार, वो शी वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती थी, पर बार-बार उसको कहीं न कहीं एक एक अपनी टीचर से इस तरीके की चीज़ें मिलती रहती थी। तो धीरे होता क्या था, धीरे-धीरे वो डाउनफॉल की तरफ जाने लगी। मगर क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत थी, तो वो उठ-उठ के वापस उन चीज़ों को करने करने लगती थी। आई कैन नॉट रिवील हर नेम ऑफ कोर्स, वैसे भी आप क्या करेंगे जान के, लेकिन हमारे एथिक्स भी ये कहते हैं कि नेवर डिस्क्लोज़ एनीथिंग लाइक दैट। बट वो जो गर्ल थी, स्टूडेंट जो थी, वो धीरे-धीरे उसके अंदर क्या हो रहा था, फ्लक्चुएशन आने लगा कि अब कभी तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, फिर उसको ये लगने लगता था कि अरे कहीं मैं नहीं कर पाई तो। ये क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज़ हो गया क्योंकि उसको डिमोटिवेट करने वाली एक मैडम मिल गई। अब टीचर भी ऐसे होते हैं, आप देखिए, तो फिलहाल उसके सेल्फ एस्टीम पर हमें फ्लक्चुएशन दिखने लगा। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल एग्जाम्पल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई पर्सन अपने आप को ऑनेस्ट, काइंड, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कॉम्प्रिहेंड करता है। यहाँ सेल्फ एस्टीम में पर्सन अपनी ऑनेस्टी, काइंडनेस, इनके लिए प्राउड फील करते हैं, मतलब इवेल्युएशन करते हैं खुद का, है ना। वही बात रिपीट नहीं करेंगे। इंटर रिलेशनशिप की बात करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक फाउंडेशन प्रिपेयर करता है जिसके ऊपर सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है। ये तो अभी हमने देखा ही कई बार, है ना, कि सेल्फ एस्टीम का एक्सटेंशन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है सेल्फ एस्टीम। तो ये हमने खुद ही होते हुए देखा कि अगर कोई बिलीव करता है कि वो सक्सेसफुल है अपने करियर में, तो उनके अंदर हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है अपनी सक्सेस को लेके, तो सेल्फ एस्टीम भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो इंटर रिलेशनशिप है काफी अच्छा, और पढ़ लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज है, समझ में भी आ जाएगा आपको। तो समराइज करें अगर, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग में है कि आप कैसे हैं। सेल्फ एस्टीम क्या है, अबाउट हाउ यू फील अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब हम समरी लिखते हैं ना, या कंक्लूजन एंड में लिखते हैं, तो वही बात समराइज करते हैं जो पहले पढ़ी होती है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेरी नाइस, वी हैव रीच्ड ऑन द 6th पार्ट। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर यहाँ पे पहले ये देख लेती हूँ कि हमारा टाइम कितना हो गया है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अब मेरे ख्याल से 27-8 मिनट्स ही हुए हैं। तो चलिए आराम से एक वीडियो तो कवर कर लेंगे। आप लोग प्रीवियस वाले पेपर में पूरे 40-40 मिनट्स के वीडियोस देख देख के आए हैं, तो आपको तो प्रैक्टिस भी हो गई होगी, और इससे क्या होगा, यहाँ पे भी वीडियो हमारे थोड़े से सॉर्टेड रहेंगे, कम वीडियो में हम ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे। आते हैं डैनियल लेविन्सन की सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी पर, काफी पूछी जाती है ये डेवलपमेंटल पर बेस्ड है। और लेविन्सन जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अडल्ट डेवलपमेंट की थ्योरी को क्रिएट किया था। उनका ये कहना था कि हर इंडिविजुअल प्रिडिक्टेबल स्टेजेस से होके जाता है, जिसको वो सीजन कहते हैं, जो कि लाइफ टाइम में होते हैं। हर पर्सन की लाइफ में प्रिडिक्टेबल स्टेजेस आती हैं, जिनको उन्होंने सीजन का नाम दिया था, इसलिए सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी ये कहलाती है। सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि अडल्टहुड इज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल फेजेस, जिसके अपने चैलेंजेस हैं, अपने ट्रांजिशंस हैं, और ये होता भी है। इनका जो मॉडल है वो इस आइडिया पे बिल्ड है कि अडल्टहुड भी चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की तरह ही उसकी डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं, और लोग जो होते हैं वो उसके थ्रू जाते हैं, स्टेबिलिटी से भी गुजरते हैं, ट्रांजिशन से भी गुजरते हैं। और उन्होंने इन ट्रांजिशन को ये कहा कि ये जो हमारी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आते हैं ना, सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं रोल, रिलेशनशिप, लाइफ गोल्स में, उसको भी मार्क करते हैं। वैसे तो ज्यादातर थ्योरीज हम जो देखते हैं वो या तो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होती हैं, जितनी भी पढ़ी है आपने, प्याजे की थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, XYZ, ज्यादातर थ्योरीज हमारी सिमट जाती हैं बच्चे के टीनेज होने तक, टीनेज कंप्लीट करने तक। लेकिन ये थ्योरी ऐसी है जो अडल्टहुड के फेजेस पे बात करती है कि किस तरीके से, अच्छा जो भी अब आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं सभी अडल्ट्स तो हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है हमारी वो अडल्ट्स की है। तो ये आपको इससे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अडल्ट्स की आपकी लाइफ में क्या चीजें इन लेविन्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जरूर नोटिस कीजिएगा, और सिर्फ नोटिस ही कीजिएगा, अपने हिसाब से उसको समझिएगा भी। इसमें अगर हम बात करें की स्टेजेस की, तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कहते हैं अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेटर अडल्टहुड। ये सब स्टेजेस बहुत डिफरेंट है। जब आप शुरू में अपने 17 यानी टीनेज खत्म होने के बाद, 17 वाला तो अडल्ट नहीं कहलाता है, बट ये इन्होंने मेंशन किया है इसको, यहाँ पे जो फेज शुरू होता है और जो इधर 45 ईयर्स तक जाता है, 40 ईयर्स तक जाता है लगभग, वो कितना डिफरेंट होता है। मतलब एक आप सोचिए, टीनेज से निकलने वाला बच्चा तो बच्चा ही कहलाएगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत बचपने वाली चीजें होती हैं, मगर धीरे 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 ट्रांजिशन होते जाते हैं, और 40 तक आते आते तो वो बहुत दुनिया में बहुत सारी चीजें देख चुका होता है, बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस गेन कर चुका होता है, तो बहुत बदल जाता है। तो इस फेज में क्या होता है, यंग अडल्ट जो होते हैं क्या करते हैं, आप ही बताइए, आप 21 ईयर्स में क्या कर रहे थे, 22-3 में पढ़ाई पर फोकस रहता है, आपका करियर पे ज्यादा फोकस रहता है, और साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप्स भी चलते हैं। ये वो फेज होता है जहां पर करियर, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, इन सबको पर्सन साथ में लेके चलता है, और कोई भी चीज जो मिसिंग है ना,
उसकी कमी उसे महसूस होती है। अगर एक अच्छे रिलेशनशिप में है, अच्छे पार्टनर के साथ में है, फ्रेंड है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, और अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं है तो वो चीज़ उसको बहुत परेशान करती रहेगी। करियर अच्छा चल रहा है लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या है ही नहीं तो भी बच्चे परेशान रहते हैं, है ना? अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो पाई है, ये चीज़ें भी ट्रबल करती हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है कि धीरे-धीरे करियर डेवलप हो, फैमिली स्टार्ट हो, मैरिज हो, फैमिली अपनी जो है वो बिगिन होनी शुरू हो जाए। ये चीज़ों का एक यहाँ पे चलता है। यहाँ पे इसके बाद लेकिन हाफ वे आकर, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाफ वे आकर 33 के अराउंड आकर एक रीइवैल्यूएशन का टाइम आता है कि कई बार लोगों के मन में आता है, अक्सर आता है कि हमने जो करियर चूज़ करा वो सही था, हमने जो पार्टनर चूज़ करा वो सही था, जो हम लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं वो सही है। ये वो रीइवैल्यूएशन का टाइम, अब ये टाइम सबके लिए वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं आप 33 ईयर्स के बारे में सोचने लग जाएँ। अगर आप 33 ईयर्स के हैं तो आप सोचने लगे कि क्या मैं ऐसा सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स दैट मे साउंड स्टूपिड बट ये ट्रांजिशन का फेज़ है। ट्रांजिशन तो वैसे भी कभी एक पॉइंट पर नहीं होता, वो एक फेज़ में नज़र आता है, एक पीरियड में नज़र आता है। तो जब ये टाइम आता है, इस फेज़ में लोग सोचने लगते हैं कि क्या हमने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में करी हैं वो नहीं है, सही है या नहीं है? अगर उन्हें अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो वहाँ से वो ट्रबल में आ जाते हैं। कोई ऐसा दूसरा रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं जो शायद सही हो या नहीं भी हो। इसके बाद मिडिल अडल्टहुड आता है। यहाँ पे भी मिड लाइफ ट्रांजिशन होते हैं जो 40 से 45 ईयर्स में स्टार्टिंग में नजर आते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है जिसको मिड लाइफ क्राइसिस भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग अपने करियर, रिलेशनशिप, लाइफ स्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और इस टाइम पर उन चीज़ों में वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें और ऐड होती जाएं। मतलब अगर कोई अपने वर्क लाइफ में बहुत अच्छा रहा है तो वो चाहेगा कि मेरा और स्टेबल करियर हो, मैं और ज़्यादा हायरार्की में ऊपर पहुंच जाऊँ, या मेरा अब अगर मैं ऐसे घर में रहता था तो और बेटर घर हो जाए। चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश होने लग जाती हैं। और मिडिल अडल्टहुड में आते-आते री-इवैल्यूएशन पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अपने लाइफ गोल्स को लोग रिवाइज़ करने लगते हैं। इसके बाद लेट एडल्टहुड आता है। वैसे तो आप ये कहेंगे कि ये लेट एडल्टहुड कैसा है जो 60 प्लस ईयर्स के बाद आ रहा है, क्योंकि जनरली लोग इसे ओल्ड एज में काउंट करने लगते हैं। जब आप ओल्ड एज का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी आपको 60 प्लस दिखेगा, बट ओल्ड एज की कोई एज नहीं है। कहते हैं ना कि ओल्ड तो हम मन से होते हैं, ये कि 60 प्लस जनरली रिटायरमेंट की एज मानी जाती है, और हम रिटायर होते ही खुद को ओल्ड मानने लग जाते हैं। मतलब हमसे तो नहीं कहेंगे, उनकी बात हो रही है जो लोग ऐसा मानने लगते हैं, या हमने भी दूसरों के बारे में कहीं ना कहीं जनरल कंसेप्शन बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब ये हम लेविंसन की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमको यही 60 को लेट एडल्टहुड मानना पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने माना है। अब थ्योरी भी इनकी है तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट एडल्टहुड में क्या होता है, अब किस तरीके की चीजें आती हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के बारे में सोच सकते हैं जो इस एज में होंगे। वो अपने हेल्थ को लेके थोड़ा रहते हैं, अपनी फैमिली को लेके थोड़ा कंसर्न रहते हैं, या अपने बच्चों को लेके ज्यादा उनका फोकस रहता है कि हमारे बच्चे अब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं पर वो अपने करियर को लेकर थे, लेकिन अब वो अपने बच्चों के करियर को लेके, बच्चों की मैरिजेस को लेके, बच्चों की लाइफ को लेके थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट, हेल्थ, लेगेसी और मनी एक मैटर हो जाता है इस एज पे आते आते। फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इस एज में लोग सोचने लग जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि जिस तरीके की जनरेशन में हम या दुनिया में जिस तरह की चीज़ें बदलती हुई देख रहे हैं, जो पेरेंट्स के टुवर्ड्स अब लोगों का बिहेवियर वैसा नहीं रह गया, उसकी वजह से भी इनसिक्योरिटीज आने लग जाती हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो क्या-क्या चीज़ें हमने नोटिस करी। एक तो लाइफ स्ट्रक्चर इनकी थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लाइफ स्ट्रक्चर मतलब हर फेज़ में हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, जो सबके लिए अलग-अलग तरीके से चल रहा है हर एक फेज़ में। ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ट्रांजिशंस आते हैं तो री-इवैल्यूएशन ह करने लगते हैं हम चीज़ों का कि जो हमने किया या नहीं किया। अच्छा, ये ट्रांजिशन कुछ लोगों की लाइफ में बड़ी जल्दी-जल्दी भी आने लगते हैं, वो री-इवैल्यूएट ही करते रहते हैं, ये सही, ये गलत, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो वो इतना उसको ट्रांजिशन में काउंट नहीं करेंगे, उसे तो कन्फ्यूजन ही कहेंगे। मिड लाइफ क्राइसिस आता है। मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में भी इन्होंने बताया है, जो 40s के टाइम पर आता है, और जिसमें लोग अपने अचीवमेंट और फेलियर को लेके ज़्यादा ही प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें हम जो इंडिविजुअल 30s में अपने एज 30 ट्रांजिशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनका क्वेश्चनिंग क्या हो सकती है खुद से, करियर पाथ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। लेकिन जब वही चीज़ उनके लॉन्गर रन में आगे चलेगी तो उनके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो बहुत कुछ बदल भी जाता है। तो ये था लेविंसन सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी, जो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है कैसे हम अडल्टहुड में डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, क्योंकि अडल्टहुड का डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर वन। यहाँ चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चलती हैं, फिजिकली और इमोशनली से ज़्यादा चीज़ें माइंड में ज़्यादा चलती हैं। ओके, तो आई होप ये लेविंसन की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, और मेरे ख्याल से पूरा ही वीडियो जो है वो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये थ्योरी थी क्या।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे मैं ये कर सकती हूँ कवर, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा थम जाना ही ठीक है, इससे पहले कि आप लोग बोर होने लग जाए। वैसे पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसमें हर वक्त आपको ये लगेगा आप ही की बात हो रही है। आज आपके बचपन की बात हो रही है, कल आपके अडल्टहुड की बात होने लगेगी, फिर आपके ओल्ड एज के रिटायरमेंट की बात होने लगेगी। तो बातें आप ही की चलेंगी पूरी सीरीज में, तो बने रहिए पूरी सीरीज में। कैसा लगा ये वीडियो? आई एम श्योर ये तो इंटरेस्टिंग रहा होगा। एमपीसी 1 के कंपैरिजन में काफी इंटरेस्टिंग है, और सोशल साइकोलॉजी भी बहुत मजेदार है जब हम फोर्थ पेपर पर आएंगे। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगी इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स पे कुछ ना कुछ ड्रॉप करते रहिएगा, आपके वर्ड्स भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं, तो ये टू वे मोटिवेशन चलते रहना चाहिए। मैं आपके लिए सर्व करती रहूंगी, और आप मुझे थोड़ा सा एनर्जी देते रहिए अपने प्यारे प्यारे वर्ड्स के साथ में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।